आगे बढ़ते हैं सर अगली खबर की तरफ। अगली खबर है सिल्वर में 30 से 40% की तेज़ी और आ सकती है। ये हम नहीं कह रहे, सिटी बोल रही है। और सिटी की रिपोर्ट हाल में ही आई थी जब $85 चल रहा था। उन्होंने कहा था $100 का टारगेट है कुछ हफ्तों में। वो कुछ हफ्तों में नहीं, कुछ दिनों में ही आ गया। अब उसके बाद उन्होंने अब नया टारगेट दिया $150 का। और वो कह रहे हैं 150 ही नहीं, ये 160-170 भी जा सकती है, 300 भी जा सकती है। अब 150-300 मतलब अब रचित भाई मुझे कुछ ऐसा तथ्य बताओ चांदी और सोने के पीछे जो कि कोई ब्रोकरेज हाउस गलत नहीं हुआ हो, कि ये सही था। सर कोई ऐसा है? ब्रोकरेज हाउस छोड़िए, मैं अपनी बात करता हूँ। हाँ। मैं खुद 2,44,000 48,000 पे ऐसा हो गया था। अब ये टॉप आउट हो चुका है, हो ही नहीं सकता। अब इससे ऊपर जाएगा, यहां से करेक्ट करेगा, सबको संभल जाना चाहिए। अब सर बुद्धि खराब है, निकल गया इतनी जल्दी। और उसके बाद अब आप देखिए, डेली डेली, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये जो अब डेली मूवमेंट हो रहे हैं ना, एक टाइम पे हम बोलते थे 6 साल में चांदी ने इतना उछाल लगाया, 19, 20, 30, 30 हजार रुपए का जो मूवमेंट आ रहा है। अब सर होता क्या है, जब आप ऐसे पॉइंट पे चले जाते हैं ना, तो आपके पास कुछ होता नहीं है बोलने कहने के लिए। हम्म। आप चुपचाप होके बैठ जाते हैं और देखते रहते हैं जो सिचुएशन बन रही है, क्योंकि आप फंडामेंटल्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आप बोलते हैं नहीं नहीं देखो ऐसे थोड़ना होता है और फंसने वाले काम है। तो सर हम्म। मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, अगर इसको एज अ केस स्टडी लिया जाए, इफ आई एम करेक्ट 1978 में यूएस के साथ यही सिचुएशन हुई थी, सिल्वर की ही हुई थी। जहां पे वो सर इफ आई एम करेक्ट $6 से उठ के और 50 या $55 आउंस तक चला गया था। हम्म। और उसके बाद वहां पे जाके ऊपरी लेवल पे अरेस्ट हुआ था, और विद इन 6 मंथ्स इट केम डाउन बैक टू 12 या $10। हम्म। अब आप देखिए, $6 का अगर 50-55 डॉलर भी हो जाता है, मतलब अराउंड आपने 9-10 गुना तो बढ़ा दिया था। और फिर उसके बाद जब आया, तो आप अराउंड 40-50% अपसाइड के साथ ही अगर $6 से लेंगे तो 100% अपसाइड के साथ ही आके बैठ गए थे। तो मैं ये डराना नहीं चाहूंगा किसी को, बट अभी जो फिएस्को हो रहा है, सोना चांदी एक केस स्टडी के तौर पे अच्छा लग रहा है। हाथ लगा के मतलब यहाँ पे खरीदारी की तरह है तो बिल्कुल नहीं होगी। स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन आप मेंटेन करें। सिचुएशन बहुत ज्यादा कंफर्टिंग नहीं है। चांदी सोना पे मैं जरूर बोलूंगा सर, उस तरीके से इसने मूवमेंट नहीं किया है। और सोना अगर आप देखें ओवर लॉन्ग रन, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज अ सेफ एसेट। और जब भी हम एक वॉर लाइक सिचुएशन में होते हैं और सब कुछ होते हैं, तो हम पूरा कन्वर्जन देखते हैं। इसके साथ साथ विवेक सर देखिए, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, और ये मैं समझता हूँ बहुत कम लोग जानते हैं समझते हैं इस बात को। ये आप जितना पढ़ाई करते हैं, मैं समझता हूँ आप ही के साथ ये डिस्कशन बहुत सही रहेगा। हमने जब भी ऐसा मूवमेंट देखा है ना, हम्म। सोने और चांदी में, उसका कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखा है हमने ग्लोबल इकोनॉमी में। और उसके बाद के आफ्टर इफेक्ट्स भी देखे हैं। डराना मैं नहीं चाहूंगा, बट अभी हम ये बातें कर रहे हैं, इक्विटी परफॉर्म नहीं कर रहा है और सोना चांदी इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। बट अगर ये परफॉर्म ऐसे ही करते रहे, दे विल कम अ टाइम हमारे इक्विटी मार्केट्स में बहुत प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। और इसके पीछे का एक और तथ्य ये है कि अब हमारे जो न्यू एज बिजनेसेस हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, उसमें सिल्वर जिस तरीके से यूज आता है, मार्जिन प्रेशर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हम्म। ज्वेलरी बिजनेस में आपको मार्जिन प्रेशर्स देखने को मिलेंगे, सेल्स डिमांड डीग्रोथ होती हुई दिखेगी। और पूरा का पूरा हमारा ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस है, यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होती हुई दिखेगी, हमारे ऑटोमोटिव सेक्टर में प्रॉब्लम होती हुई दिखेगी। क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्शन कंटिन्यू करके रखना विद दिस सेट ऑफ मार्जिन्स एंड इस प्राइस पे बहुत मुश्किल लगता है। बिल्कुल ठीक बात है। सोना चांदी एक सवाल बन चुके हैं सबके लिए। अब रचित भाई, आप तो चलो इंडिविजुअली एक, मैं कह सकता हूँ इंडिया की एक मतलब अच्छी कंपनी है, लेकिन जो ग्लोबल फ्रंट की कंपनियां हैं, सिटी को खुद नहीं पता था अपनी रिपोर्ट बनाने से पहले कि 300 जाएगा पिछली बार। अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, उन्होंने खुद $100 की प्रेडिक्शन की थी। उस समय $85 चल रहा था चांदी। और उन्होंने कहा था कि मार्च तक हमारा टारगेट है $100 जाने का। 17% का अपसाइड उन्होंने चांदी में दिया था। अब वो तुरंत ही हो गया। अब उनको टारगेट बढ़ाना पड़ गया, मतलब कि आपको प्रोजेक्शन इतनी जल्दी जल्दी रिवाइज करनी पड़ रही है। ऐसा क्या हो रहा है चांदी में? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉलर टूट रहा है, समझ आता है कि भाई सोना चांदी बढ़ जाता है, लेकिन इस कदर बढ़ता है। आपको नहीं लगता कि ये कोई डिमांड सप्लाई मिसमैच वाली तो कहानी है नहीं?
देखो अचानक से बहुत सारे लोगों से जिनसे मेरी बात होती है वो कहते हैं चांदी का इंडस्ट्रियल यूज़ है। भाई एक साल पहले नहीं था क्या इंडस्ट्रियल यूज़? या अभी अचानक से इसी एक साल में हुआ चांदी का इंडस्ट्रियल यूज़? तो ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल बात है जिसके बेसिस पे आप 3.5-4 लाख पहुंचाने के चक्कर में हो। अब आप ये बोलते हो जी डॉलर गिर गया, डॉलर हो गया, तो डॉलर पहली बार नहीं गिरा जीवन में, और 2-4 साल के हाई लो पर चलता रहता है। चांदी ऑल टाइम हाई पर पहुंच रही है, सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंच रहा है, आपका डॉलर अगर 2-4 साल के लो पर आ गया तो वो भी एक लॉजिक नहीं बनता। अब मेरी जो एक बड़े ही समझदार इंसान से बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि भाई साहब ये जो सोना चांदी है ना, ये कभी भी किसी बड़े नेशन के बिना चल नहीं सकता, या तो इसके पीछे चाइना या अमेरिका है। अब कौन है ये नहीं पता, इन दो नेशन के अलावा कोई नहीं है जो कि चांदी या सोने को चला रहा है। और वो क्यों चला रहा है, उनके अपने पैरामीटर्स हो सकते हैं, वो अलग हो सकते हैं, वो आपको नहीं पता चलेंगे। आप क्या मानते विवेक हैं? सर, इसमें ना मैं एक चीज ऐड करूं, और अब क्योंकि आपने बात छेड़ दी है, और हम लोग ऑन स्क्रीन यूजुअली ये सब बातें इतनी ज्यादा क्लियरली करते नहीं, मुझे लगता है दोनों साथ इन्वॉल्व है। और क्यों, मैं आपको इसके पीछे का कारण बताता हूँ। हम्म। ये मतलब वो वाली बात हो रही है, चाइना और यूएस की हम बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से ये बढ़ रहा है ना, ऐसा लगता है वो जो बात बोलते हैं ना, गंगाधर ही शक्तिमान है, वो वाली बातें थोड़ी ज्यादा होती हुई दिख रही है। बिकॉज चाइना मेक्स अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोसेस सिल्वर, हम्म। तो चाइना को इधर बेनिफिट मिल रहा है। डॉलर में अगर आपको एक फॉल आता हुआ दिख रहा है, तो हम्म। कहीं ना कहीं आप देखें जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, ये बात तो सर क्लियर हो ही चुकी है, हम डी डॉलराइजेशन की ओर तो जाते हुए दिख ही रहे हैं। हम्म। अब इनको अपनी ट्रेड कंपिटेंसी बढ़ाने के लिए, और कहीं ना कहीं अपने डेट को सेटल करने के लिए, क्योंकि सर अभी ये जो बातें आ रही हैं, यूएस जितना पाइल ऑन डेट पे बैठा हुआ है, अब उसको कैसे सेटल करना है, क्या करना है, यूएस को खुद को समझ में नहीं आ रहा है। और मिक्स एंड मैच बहुत सारे वो लगाने में लगे हुए हैं, कभी टैरिफ के थ्रू लगाते हैं, कभी हम्म। डॉलर के मूवमेंट के थ्रू लगा रहे हैं। देयर मेनी थिंग्स पुट टुगेदर, और आप इसमें जितना घुसते जाएंगे ना, आपको लगेगा शायद वो वाली बातें बोली जाती है ना कि हाँ भाई दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो वाली सिचुएशन ज्यादा होती हुई दिख रही है। बिहाइंड द सीन्स नोबडी नोज कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या बन रही है, मगर हाँ ये बात जरूर है, इंडियन इकोनॉमी अभी जिस जंक्चर पे है, इंडियन इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट बन सकता है। और आने हम्म। वाले समय में हमें देखने को मिलेगा, अगर सिल्वर करेक्ट नहीं होता है, तो हम्म। हमारे लिए एक पेन पॉइंट बहुत बड़ा बनता हुआ ये दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है। अच्छा, अब सिल्वर की बात होती है, हिंदुस्तान जिंक देखो हमारी पीसीआर टीम ने लगा के भी रखा हुआ, डेज हाई पर पहुंच गया। बावजूद इसके कि इसका ओएफएस आ रहा है 1.59%, वेदांता हिस्सा बेच रहा है। करीब 685 रुपये का फ्लोर प्राइस तय किया गया। सुबह डिब्बी मिला शेयर को और फिर वहाँ से अचानक से अच्छा जंप ले गया। हिस्सा बिकवाली में 4600 करोड़ रुपए वेदांता को मिल जाएंगे। हिंदुस्तान जिंक अगर देखोगे तो कई सारे नेशंस में जिंक बेचती है, मोर देन 20 कंट्रीज़, और 77% इसका मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर जिंक मार्केट में। लेकिन ये जिंक पर तो चल ही नहीं रहा है, आजकल सिल्वर पर ज़्यादा चल रहा है। रचित भाई ये बताओ कि वेदांता इसमें ज़्यादा फ़ायदेमंद सही सोच रहा है कि अपना सही समय पर हिस्सा बिकवाली करके अच्छी रकम जुटा रहा है, या ये एक कह सकते हैं कि एक रेगुलर एक्सरसाइज है, ठीक है वेदांता ने कर दिया लेकिन हिंदुस्तान जिंक तो चलेगा, क्योंकि 4600 करोड़ के सेल अगर हो रहे हैं शेयर तो कोई बाय भी तो कर ही रहा होगा ना। तो जो बाय कर रहा है 4600 करोड़ के शेयर या उसमें कुछ पार्ट, तो उनकी क्या सोच होगी खरीदारी करते समय इन लेवल्स पर? सर देखिए, वेदांता की केस में अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो बहुत सही डिसीजन है ये इस प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि देयर हैज टू बी एंड टू इट। और अगर आपको एक रीजनेबल वैल्यूएशन मिल रही है और डिमांड है, तो सर मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। वेदांता अपनी जगह सही तरीके से पोजीशन करके रखा हुआ है, और वेदांता के इस पर्टिकुलर डिसीजन पे मुझे कोई भी खराबी नहीं लगती है। सर अभी क्या हुआ है लेटली, ये कुछ जो काउंटर्स हैं, जैसे आप हिंदुस्तान जिंक की बात करें या कॉपर की बात करें, हम लोग रियलिटी से बहुत दूर जाके बैठ गए हैं। और अभी अगर मैं आपको बात बोलूं कि सर एक मेटल स्टॉक आप मेरे को दे रहे हैं जो 22 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है, एक मेटल स्टॉक आप मुझे दे रहे हैं जिसके पी मल्टीपल्स भी मेरे को अनकंफर्टेबल लग रहे हैं, तो उसके लिए आप एक चीज बोल सकते हैं कि भाई इनका मार्जिन इंप्रूव हो रहा है। मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, मार्जिन बहुत हायर साइड आ रहा है, क्योंकि जो प्रैक्टिकली प्राइसिंग है वो हमने देखी है।
बट ये जब रिवर्स होगा तब क्या होगा? क्योंकि विवेक सर, आपने भी और हमारे बहुत सारे दर्शक जो वेटरन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने देखा ये एक सिक्लिकल पैटर्न है। ये कंटिन्यूस नहीं चलने वाला। एक टाइम आएगा जब करेक्शन आएगा, तब करेक्शन में ये स्टॉक्स का क्या हाल होगा नोबडी नोज। तो हिंदुस्तान जिंक पट पे जो वेदांता का एक्ट है मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है। और जहां तक बात है खरीदार की, तो वो बोलते हैं ना कि एक हर्ड मेंटालिटी बन जाती है। अरे सिल्वर बढ़ता रहेगा, हिंदुस्तान जिंक चलता रहेगा, तो उस मेंटालिटी में कंजम्पशन हो रहा है और स्टॉक जा रहा है। तो जाने दीजिए इसमें, मतलब मैं, अगर आप बोलें कि क्या जो लोग खरीद रहे हैं इस ओएफएस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको देख के क्या हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए, सर मेरी तो हिम्मत नहीं है। मेरे फंडामेंटल्स इतने हिला दिए सोना चांदी ने लेटली कि उससे रिलेटेड स्टॉक्स में भी मुझे थोड़ा डर ही लगता है। जिनके पास पोजीशन है उनको मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, 656 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ राइड करते रहिए रैली। जहां आपको अच्छा लगे वहां प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। इसके अलावा और कोई सजेशन नहीं हो पाएगा। और हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी जुड़ चुके हैं, पीएचडी कैपिटल के हेड। हल्दर साहब, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया गुड आज? मॉर्निंग। थोड़ा तबीयत सर आज खराब है। बाकी गुड मॉर्निंग आपको, रचित जी को एंड मनी नाइन्स के सारे व्यूअर्स को। हाँ, तबीयत आज थोड़ी ढीली तो लग रही है। क्या हो गया, मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ? अरे सर पता नहीं, कल रात को मेरा नींद नहीं हुआ, सुबह से मतलब वही है। अब थोड़ा जियो पॉलिटिक्स एनालिसिस कर रहा था, सपने में आया मैं ग्रीनलैंड पे पहुंच गया। ठीक है तो ठीक है, तो पता नहीं उसके बाद देख रहा हूँ सपने भी आपको मैं ही कर डोनाल्ड रहा ट्रंप से प्रभावित होकर आने लगे? ये तो प्रदीप भाई बड़ा ही मजेदार किस्सा आपने बताया। अच्छा अच्छा, नहीं मैं आगे क्या हुआ? हाँ, आगे क्या हुआ सच फिर? में सर मैं ही देख रहा था वो डोनाल्ड ट्रंप का जो धमकी धमकी दिया था ग्रीनलैंड को लेके। मैं हाँ। ही वहां पे इंडियन आर्मी का जैकेट पहन के, और उसके बाद सर बॉर्डर 2 भी देख के आ गया। तो इफेक्ट पता नहीं सर कहाँ से कहाँ चला गया। तो मैं देख रहा हूँ मैं ही इंडियन आर्मी का जो सूट पहन के मैं ही चला गया ग्रीनलैंड, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुक्का हुआ कर रहा हूँ। ये सब करते करते देखा सर सुबह हो गया, ऑफिस आ गया। और ऑफिस आने के बाद पता नहीं एनर्जी नहीं आ रहा है आज। सर, जब सपनों में इतनी एनर्जी लग जाएगी तो कहाँ एनर्जी बचेगी शरीर में? लेकिन सपना बड़ा सही में बड़ा मजेदार है आपका। हाँ ये रचित मैं भाई। सच बता रहा हूँ सर, मैं सपने में आज ग्रीनलैंड चला गया था पक्का। मतलब मैं उठ के देख रहा हूँ 4 बजे सुबह। अरे, ये तो सपना सच भी हो जाएगा। हाँ रचित जी, आप बताएं। हाँ। सर हम लोग ना 6 या 7 तारीख को मिले थे, जनवरी को। ओके। और तब बातें हुई थी कि भाई मैं तो ज्यादा ना पार्टी और इन सब चीजों में ज्यादा बिजी रहा था। प्रदीप भाई ने तो स्टेटमेंट दिया था कि ये साल का पहला हफ्ता कहाँ बीत गया हमको पता भी नहीं लगा, और हम इतने ज्यादा वर्क। ये एक्चुअली क्या है, एक बोलते हैं ना ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जॉन डल बॉय, ऐसा कुछ करके आता है। इतना वर्क प्रेशर जब आप ले लेते हैं ना, आपके सपने में भी डोनाल्ड ट्रंप और ग्रीनलैंड आता है। मतलब इस एज में विवेक सर, आई एम प्रीटी श्योर हमारे सपनों में कभी ऐसा तो नहीं आया था। हमारे सपने अलग ही होते थे, हमारे सपने बहुत अच्छे होते थे। ये मैं बता रहा हूँ इनको इनको प्लीज, अगर जैसे अंकल आंटी कोई शो देख रहे हैं, दीदी शो देख रही हैं, तो प्लीज थोड़ा ख्याल रखिए इनको, थोड़ा सा मार्केट से दूर रखिए, इनका फोन थोड़ा दूर रखिए। ये जो इतना ज्यादा काम में इन्वॉल्व हैं, इतने चार्ट्स पढ़ते हैं, इतनी अलग अलग जगह जाके कमेंट्री करते रहते हैं, और फिर रात को बैठ के डोनाल्ड ट्रंप और ग्रीनलैंड के सपने देखते हैं। एक बहुत हमारे देश का ना होनहार युवक इस तरीके से अगर सिचुएशन में जाएगा, तो सर सिचुएशन खराब होती हुई दिखेगी। और जल्द से जल्द अब मैं कहूंगा कि इनको पारिवारिक गतिविधियों में थोड़ा सा इन्वॉल्व करिए। अदरवाइज सपनों में डोनाल्ड ट्रंप और ग्रीनलैंड आता रहेगा तो सर फिर नींद खुली जाएगी ना। मतलब हम अभी 15 मिनट तो उनको लेके हंस रहे थे, और इनके सपनों में भी वही आने लग गए हैं। आप देखिए कितने इम्पैक्टफुल आदमी बन गए डोनाल्ड ट्रंप। ये तो सीरियसली आपने मतलब ऐसी बात कर दी। एक बार बस मैंने सचिन तेंदुलकर का सुना था कि जब शेन वॉर्न ने बोला था कि भाई मेरे सपनों में सचिन तेंदुलकर आते हैं और छक्के लगाते हैं,
तो सचिन तेंदुलकर उस समय से, और मतलब वो पहले ही सुपरस्टार थे लेकिन उनका ऑरा और बढ़ गया, फिर वो गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाने लगे जब इतना बड़ा विश्व का महानतम बॉलर ये बोलता है। इसी तरह से इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को, आज अगर डोनाल्ड ट्रंप तक आपका मैसेज जाएगा तो और उनको खुशी मिल रही होगी कि देखो अब मैं लोगों के सपनों में भी आ गया, फाइनेंशियल इंडिया में एनालिस्ट बैठे के। हुए, हाँ, आप सोचिए, इंडिया में, इंडिया में बैठे हुए इंडिया के हाँ। एनालिस्ट के सपने में अब मैं आने लग गया, तो मतलब मेरा काम हो गया, 1 साल में ही मेरा टेन्योर 4 साल का मजा ले लिया मैंने। चलो प्रदीप भाई, ये तो मजेदार, आपने ये किस्सा बढ़िया सुनाया, दिल खुश कर दिया। चलिए अब मार्केट पर लौटते हैं। मार्केट में कुछ एक खबरें हैं प्रदीप भाई। एक जायसवाल नैको काउंटर देखो जरा, महाराष्ट्र में 2 मिलियन टन का प्लांट लगा रही है, 12,200 करोड़ रुपए का। अब इसमें देखो, वैसे कंपनी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन बात यह है कि इस काउंटर में थोड़े समय पहले एक बड़ा अच्छा मूव मिला था। अब कुछ लोग 84 पर अटके, कुछ 80 पर अटके, अब 74 पर चल रहा है, 3% ऊपर है। क्या करें सर, 7200 करोड़ की कंपनी है ये मार्केट कैप के लिहाज से, 12,000 करोड़ रुपए का प्लांट लगा रही है, तो एक अच्छा, इनकी क्षमता के अनुसार तो बड़ा ही प्लांट माना जाएगा। क्या करें सर? जी विवेक जी, देखिए बिल्कुल बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि जिनके पास भी स्टॉक ऑलरेडी होल्डिंग में है, आप एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ना 67 के आसपास मेंटेन कर लीजिए। 67 66 विल बी योर पोटेंशियल स्टॉप लॉस। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, होल्ड करने का सलाह रहेगा। स्टॉक रिसेंटली 90 89 90 से थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शंस भी हो चुका है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम में जितना आना था नीचे आ चुका है, होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। अगेन स्टॉक में आपको 84 85 90 का टारगेट आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। 66 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड करने का सलाह रहेगा। इनफैक्ट अगर हम करेंट जोन से भी बाय करके जाते हैं, सेम टारगेट और स्टॉप लॉस के हिसाब से हम वेट कर सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉक में। ठीक है, अगला काउंटर बढ़ते हैं फटाफट से। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, इसको लेने की वजह इसलिए कि सब्सिडी की रेटिंग इंडिया रेटिंग ने अपग्रेड की है, AAA रेटिंग की है, आउटलुक स्टेबल बताया। लेकिन काउंटर्स की पिटाई इतनी तेज हुई थी फ्राइडे को अदानी ग्रुप की कि अब रेटिंग का अपग्रेड होना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रचित भाई ये बताएं, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन कैसे देख रहे हो आप? सर देखिए, वैसे एक चीज है कि जिस तरीके से हम अभी पूरी सिचुएशन बनते हुए दिख रहे हैं, और आपने प्रैक्टिकली देखा है कि कहाँ से ये सारी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। अडानी की तरफ से क्लैरिटी जरूर आ गई है, बट वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। अभी आपको एक री रेटिंग जरूर देखने को मिल गई है, बट मैं कहूंगा थोड़ा सा, जब तक यूएस के साइड से आपको एक टेपिड मूवमेंट स्लोली एंड ग्रेजुअली ना आता हुआ दिखे, तब तक आप अडानी स्टॉक से थोड़ा दूर ही रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि सर मल्टीपल पेन पॉइंट्स हैं, चाबार पोर्ट भी है, यूएस भी है, ऑस्ट्रेलिया कोल भी है, मेनी थिंग्स पुट टुगेदर, तो पूरा ग्रुप ही प्रेशर में आपको देखने को मिलेगा। री रेटिंग देखने को जरूर मिली है, बट हाँ अभी आपको वॉलिटिलिटी और देखने को मिल सकती है। मेरी समझ से फॉर द टाइम भी नहीं, एक रेंज में ही मूव करेगा 780 टू द डाउन साइड, और अगर अपसाइड की बात करें तो कहीं ना कहीं कैप होता हुआ आपको दिखेगा 924 लेवल्स पे। इसमें पोजीशन बनाना अभी एडवाइजेबल नहीं। ठीक है, फटाफट से कुछ एक काउंटर जिनके रिजल्ट्स आए थे, हालांकि उनका रिएक्शन भी आ चुका है, वोडाफोन आइडिया। अब क्या करना है वो देखना है। रिजल्ट ठीक आए थे, रेवेन्यू में करीब 1% का जंप, एबिटा में करीब 3% का जंप, मार्जिन्स करीब 70 बेसिस पॉइंट बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। लॉस थोड़ा कम हुआ है, 300 करोड़ के करीब का, 250-300 करोड़ का। प्रदीप भाई चार्ट पर कैसा दिख रहा है वोडाफोन आइडिया? सर देखिए, जहाँ पे था 2 4 महीना पहले, घूम फिर के फिर से अपना 10 रुपीज के आसपास ही आ चुका है। मुझे लगता है कि देखिए वही है। आई थिंक रचित सर इज अ गुड बेटर पर्सन फॉर द वोडाफोन आइडिया, लेकिन मेरा तो सर व्यू वही है, मैं ऑलवेज इग्नोर करता हूँ, मेरा अभी भी बैन लिस्ट में ही है। अगर पोजीशन है और थोड़ा बहुत उम्मीद यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट हमने देखा है पास में भी, तो बने रहिए, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ना 9.5 पे मेंटेन कीजिए। इसके नीचे मैं ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ फ्रेश बाय करने में या तो होल्ड करने में। रचित सर का फेवरेट स्टॉक है, आई थिंक रचित सर इसमें कोई कमेंट करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। रचित जी बता दीजिए सर। सर ये ना सिर्फ कहने वाली बात है, मानने वाली बात नहीं। कमेंट तो हम और बातों भी बहुत सारा करते हुए आ रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, वो बात अलग है। इसीलिए ट्रम्प और ग्रीनलैंड इनको देखने को मिल रहा है आज के टाइम सपनों में सुबह 3 बजे। बट चलिए अब आइडिया की बात कर लेते हैं सर, इनसे तो बैक स्टेज वैसे भी बात हो जाती है। सर देखिए, आइडिया रिजल्ट्स अच्छे हैं, क्या एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी चेंज होती हुई दिखेगी? नहीं।
इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आज कल परसों कभी भी आने वाले एक हफ्ते में जब ये आपको 10 रुपये 44 पैसे 10 रुपये 45 पैसे के ऊपर मूव करता हुआ दिखेगा, तब ये 12 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। रिजल्ट्स ने कहीं ना कहीं होप जरूर जगाई है। और सर, इंडिगो फिएस्को के बाद बार बार आई एम सेइंग कि ड्यूपोली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी खत्म करना चाह रही है। यूके की तरफ से भी वोडाफोन, क्योंकि यूके का है, बहुत बार चीजें आती हैं। जब तक कोई नया फ्यूल नहीं आता 12 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आएगा। 1044 के ऊपर 12 रुपए तक का मूवमेंट है। कोई मैजिक या गेम चेंजिंग सिचुएशन नहीं दिख रही है अभी। ठीक है, तो कोई गेम चेंजर सिचुएशन नहीं दिख रही है वोडाफोन आइडिया में। फटाफट से अगले काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। विशाल मेगा मार्ट, ये तो शायद प्रदीप भाई आपका फेवरेट शेयर रहा है ना, विशाल मेगा मार्ट। रेवेन्यू 17% बढ़ा है, एबिटा 20%, मार्जिन्स में भी ग्रोथ दिखी है, नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखी है, करीब 19% की ग्रोथ दिखी है नेट प्रॉफिट में। कैसे देख रहे हो सर? ऑब्वियसली विवेक जी, रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आया है एंड मैं बोलूंगा तो स्टॉक ने ऑलरेडी एक बढ़िया रैली इसमें आ चुका है। देखिए, मुझे लगता है कि जिस दिन प्रोमोटर स्टेक सेल हुआ था ना, उस दिन का लो था ऑलमोस्ट 112-13 के आसपास। तो अभी 119 के आसपास का प्राइस चल रहा है। आप ना स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 112 में। अगर इसके नीचे सस्टेन होता है तो फिर हमें नहीं रहना है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ने बहुत ही अच्छा खासा हमारा टारगेट भी अचीव हुआ, ऑलमोस्ट 155 के ऊपर भी गया था। तो फिर से हमने देखा कि मार्केट भी खराब है, सेंटीमेंट बिगड़ा है और सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टॉक बढ़िया है आपका पोर्टफोलियो में आप होल्ड करके रख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू नीड टू मेंटेन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 112, 112 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। अभी फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। 135 ब्रेक होने के बाद फिर से नेक्स्ट जो रैली है इसमें वो रैली कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे। अगला काउंटर रचित भाई आपकी इंडस्ट्री से है, यानी कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री से, मोतीलाल ओसवाल। रिजल्ट ठीक ठाक आ गए हैं, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर देखोगे तो प्रॉफिट में 56% की ग्रोथ दिखी है। कैसे देख रहे हो सर? रेवेन्यू भी बढ़ा है, यानी ब्रोकिंग बिजनेस तो ठीक चल रहा है, भले ही लोग इन्वेस्टर ट्रेडर वो लॉस खा रहे हो, ब्रोकर नहीं खा रहे हैं। सर ये अच्छी चीज़ है। आपका क्या आउटलुक है इस पूरे सेक्टर पर और इस शेयर पर? नहीं, देखिए सर, इसमें भी ना दो अलग अलग डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। अगर ब्रोकिंग इंडस्ट्री की हम बात करें, रिटेल यूजुअली आप देखेंगे जेरोधा ग्रो इन प्लेटफॉर्म्स पे है। मोतीलाल ओसवाल जैसे जो एक फुल सर्विस ब्रोकिंग आप देखते हैं, ये इनका ज्यादा पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, HNI, अल्ट्रा HNI, इन पे ज्यादा होता है, जो कि रिलेटिवली अभी भी पोजिशनड हैं। और ये सर इतना जल्दी मूव करने वाले क्लाइंट्स नहीं होते। दो, मार्केट में जब लिक्विडिटी प्रेशर आता है तो हम लोग को भी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है तो आप करेंगे कहाँ। रिजल्ट अच्छा है, बट क्या ये जिस ट्रैजेक्टरी पे ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है वो तोड़ता हुआ आपको दिखेगा? नहीं। अभी सर हायर लेवल्स पे इसमें भी मैं कहूंगा आपको प्रेशर पॉइंट्स दिखेंगे। 861 से 872 की एक रेंज है, जहां पे जाके आपको थोड़ा सा थकता हुआ दिखेगा। गेम चेंजर नहीं है, कंपनी अच्छी है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो डेफिनेटली आप जब भी आपको करेक्टिव फेज में मिले और 740 760 के लेवल्स में मिले तो पोजीशन बनाएं। इस रिजल्ट के बाद इसमें पोजीशन बना के नए हाइज एक्सपेक्ट करना अभी थोड़ा कहना मुश्किल है, मार्केट इतने सपोर्टिव नहीं है। ठीक है, अगला काउंटर सर मैरिको। आज एफएमसीजी शेयर्स में थोड़ा सा प्रॉफिट, मतलब थोड़ा सा परेशानी दिखी है, लेकिन रिजल्ट्स तो इसके ठीक ही दिख रहे थे। रेवेन्यू में 26% का जंप, एबिटा में 11% का जंप, मार्जिन्स में करीब 17% का जंप, नेट प्रॉफिट जितना जंप टॉप लाइन और मतलब एबिटा और मार्जिन्स में था, मार्जिन्स थोड़े से श्रिंक हुए हैं क्योंकि 19.1% से घट के 16.7% आए हैं। तो ये थोड़ा सा एक डेंट है, लेकिन नेट प्रॉफिट में 12% का जंप देखने के लिए मिला। प्रदीप भाई, आज HUL में भी गिरावट है और मैरिको में भी गिरावट है। मैरिको का तो समझ आता है क्योंकि मार्जिन्स डिप हो गए, लेकिन HUL वर्सेस मैरिको, अगर आप दोनों को देखोगे, कौन सा चार्ट ठीक लग रहा है, कहाँ तक जाते हुए दिख रहे हैं? देखिए, चार्ट तो अभी ठीक है मैरिको का, बट HUL भी मुझे अच्छा लगता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। सो अभी 2367 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार ना डीप मिल सकता है आपको, ऑलमोस्ट 2250 2200 के आसपास अगर कभी भी आता है ना, एक बढ़िया आपको एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाएगा। मुझे लगता है कि उस केस में 2050 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप। जो हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी आप लॉन्ग पोजीशन बना के जा सकते हैं। और मैरिको में आज ही सुबह सुबह ऑलमोस्ट 200 DMA टच
करके फिर से एक थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ है। इनफैक्ट डे लो के आसपास ही है, 721 का डे लो था। मुझे लगता है कि कभी भी अगर 715 710 पर के आसपास का आपको मिलता है तो मुझे लगता है कि एक बार ना आपको बाय ऑन डीप करना चाहिए। और अगर दोनों स्टॉक ही पोर्टफोलियो में है, डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। अगेन दोनों काउंटर ही मैं ऑलमोस्ट नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर के व्यू से, 6 से 9 महीने का अगर आपका व्यू है तो आप बने रहिए। करंट जोन से भी ऊपर आता हुआ देख पा रहा हूँ।